चलो अब हम डेफिनेशंस और ये सारी चीजों के थ्रू इसको देखते हैं, सही है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इट अकर्स व्हेन अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड और सर्विस, नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट। हसन, बोर्ड पे देखो, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड और सर्विस, नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई प्रोडक्शन कॉस्ट में डिफरेंस नहीं है, आपको जो है ज्यादा देना पड़ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल एरिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हसन ज्यादा देना पड़ रहा है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर करना चाह रहे हैं। दिस स्ट्रेटेजी एम्स टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बाय कैप्चरिंग द मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस, which is the difference between what consumers are willing to pay in what they actually pay। ठीक है। देयर आर कंज्यूमर सरप्लस एएस में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या होते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। देयर आर सम नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक तो ये कि इट कैन ओनली अराइज, ये मोनोपोलिस्टिक नहीं है, इन मोनोपली और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स, ठीक है। अगर आप जो है मोनोपली आपकी है या आपकी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, यानी कि मार्केट डोमिनेंस होनी चाहिए, सही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन अराइज ओनली व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस इन द मार्केट। फिर आप सेगमेंट कर सको, आप ये क्लियरली डिमार्केट कर सको कि यार ये वाला जो मेरा, ये मेरी जो मार्केट है, दिस इज फॉर those this is of those consumers जिनकी इलास्टिक डिमांड है, जैसे रेजिडेंशियल एरिया। एंड ये जो मेरी मार्केट है, दिस इज ऑफ दोज कंज्यूमर्स जिनकी इन इलास्टिक डिमांड है, जैसे कमर्शियल एरियाज, ठीक है। तो आप जो है ये डिमार्केशन, ये सेगमेंटेशन अगर आप कर सकते हो, ओनली देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन वर्क, कि आप डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में आप उसको कर दो। मैम देन मैम बताओ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम कॉस्ट डिफरेंसेस को नहीं लेते। नहीं, कॉस्ट डिफरेंसेस नहीं है, तो आप इसीलिए तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है कि दोनों सेम है, लेकिन आप एक को ज्यादा जो है फेवर दे रहे हो, ठीक है। तो ओके मैम। रेजिडेंशियल एरिया वाले भी और कमर्शियल एरिया वाले भी दोनों ही इंसान है, ठीक है ना। ये तो नहीं कि कमर्शियल एरिया में जो है वो एलियंस बैठे हैं तो उनसे आपने ज्यादा चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, दोनों इंसान है। अब आपने जो है वो उन कमर्शियल एरियाज वालों से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका आ रहा है और रेजिडेंशियल का कम आ रहा है, कॉस्ट डिफरेंस उनको कोई नहीं आ रहा, ठीक है। ग्रिड स्टेशन एक ही है। लिटरली मेरा जो घर है लाहौर में, उसमें ऐसे ही है कि ग्रिड स्टेशन बिल्कुल वो मेरे घर के सामने ही है, एक बड़ा सा खंबा, ठीक है ना, जो मेरे घर आए हुए दे नो। तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस उधर उनको भी जा रही हैं और फिर हमें भी आ रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे भी वो इंसान है। क्या है उनको? बस ये है कि उनको पता है कि कमर्शियल एरिया वालों की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, ये तो हर हाल में पे करेंगे ही करेंगे ज्यादा। और उनको पता है कि रेजिडेंशियल वालों पे अगर हमने इतना बर्डन डाला, वैसे तो बर्डन है हम पे भी, लेकिन अगर इतना बर्डन डाला जितना हमने कमर्शियल पे डाला हुआ, तो रेजिडेंशियल वाले तो अपनी लाइटें बंद करके बैठ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू डू सो। लेकिन यही अगर मैंने बिजनेस चलाना है अपना, तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं कहूंगी यार अब मेरे वो कस्टमर्स ने आना है, तो मैं अपनी लाइटें बंद करके थोड़ी बैठ सकती हूँ। बात की समझ आई अब मुसफिरा? यस मैम। अच्छा, फिर इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो कि जो है इसमें हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिवेंशन ऑफ रीसेल हो, ठीक है। कि द फर्म मस्ट प्रिवेंट और लिमिट द रीसेल ऑफ गुड्स between the consumers paying different prices to maintain distinct pricing structure। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा आसान सा मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है आप जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल, मैं रेजिडेंशियल एरिया में हूं, मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकूं कमर्शियल एरियाज वालों को, फिर तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वोंट वर्क ना। या मैं अपनी टिकट जो है वो बेच सकूं, ठीक है। मैं कहूं कि अच्छा मैंने बिजनेस क्लास की टिकट ली है, लेकिन आप मेरी जो है ये टिकट ले लो, ये वेबसाइट पे 6 लाख की मिल रही है, लेकिन आप मुझे 4 लाख रुपए दे दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम अपनी एयरलाइन की टिकट्स कभी भी नहीं बेच सकते, ठीक हो क्या? सो ये क्या है? दिस इज
ये this shows कि for price discrimination to work there need to be three conditions. एक तो ये कि market power हो, market dominance हो, then there should be an ability to segment the market. थर्ड, आपकी प्रिवेंशन ऑफ रीसेल हो, कि आप उसको आप बेच नहीं सकते, देयर शुड नॉट बी दिस प्रोविजन ऑफ रीसेलिंग, ठीक है, जैसे कॉन्सर्ट की टिकट्स तो हम रीसेल कर देते हैं ना, ये आप वो आपकी उसमें नहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चल सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते वैसे ब्लैक हैं। मार्केट की तरह। हाँ, वो ब्लैक मार्केट, वो फिर यही वाली चीज है कि अगर उसमें भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जैसे कि कॉन्सर्ट की टिकट्स, जब मैंने ये बोला तब मुझे याद आया कि कॉन्सर्ट की टिकट्स वगैरह में भी ये होता है कि वो पता नहीं क्या, अगर आपने आगे बैठना है, बिल्कुल ही आगे चढ़ के बैठना है, तो वो फिर जो है ना आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और अगर आपने जो है वो पीछे बैठे होगे तो आपको कम देने हैं। अब भाई कॉन्सर्ट वाला तो वही है ना, वही बंदा है, वही डांस भी कर रहा है और गा भी रहा है, राइट। तो ये तो नहीं है कि मैं आगे बैठूंगी तो वो चेंज ही हो जाएगा वो बंदा, ठीक है ना। लेकिन अब वो मुझे इसलिए दे रही है, एक तरह से ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहला सकते हैं, लेकिन वो इसमें प्रिवेंशन ऑफ रीसेल नहीं होती है, जो कॉन्सर्ट्स वगैरह की वो होती है ना, इसमें प्रिवेंशन ऑफ रीसेल नहीं होती है, ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इसमें तो इसलिए आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट वर्क परफेक्टली, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो मतलब ये कहने का है कि ये लिमिटेशन है, अभी आगे जाकर हम लिमिटेशंस करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सो इन दोज मार्केट्स जहां पे रीसेल आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट वर्क। अभी हाँ, ये बात समझ आई? मैम इसका ये मतलब है कि अगर हमारी बिजनेस क्लास की टिकट है तो वो हम दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं? हाँ, हम अब तुमने अगर फ्लाइट में तुम जा रही हो, ठीक है, और तुम जो है तुम्हारी बिजनेस क्लास की टिकट है, तो मुझे कहोगी कि मिस आप मेरे से टिकट ले लें, ठीक है, आप बैठ जाएं बिजनेस क्लास में, ये 6 लाख की टिकट है, आप मुझे बेशक 4 लाख दे दें, कोई मसला नहीं है, मैं लेकर चली जाऊं, वो मुझे कहें भाग जाएं आप भी, और ये जिसने दी है उसको भी हम भगाते हैं, ठीक है ना। तो वो ओके। तो अब हो ही नहीं सकता ना, हम तो मतलब एक दूसरे की टिकट्स, वो तो पूरा उसमें स्क्रूटनी होती है और नाम होते हैं, बल्कि आपका नाम जो है थोड़ा सा गलत भी हो जाए पासपोर्ट से टिकट पे, तो वो भी एक मुसीबत पड़ जाती है। अच्छा, सो ये सारी चीजें आपकी ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट थ्री डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो है ना वो बड़ी परफेक्ट किस्म की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और बहुत ज्यादा इट डजंट वर्क टू मच, ठीक है, ये इतनी कोई आसान नहीं है ये लगाना। लेकिन जैसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी कि एक डॉक्टर के पास, मतलब एक डॉक्टर है, वो देखेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये मेरे पास आ रही हैं, फ्रॉम अ लोअर, फ्रॉम अ क्लास दैट कैन नॉट पे अ लॉट, ठीक है ना, तो वो उससे कम पैसे मांगेगा। फिर वो एक दूसरा बंदा देखेगा, वो बड़ा टिप टॉप तैयार हुआ हुआ है, और वो उसको उसको नजर आएगा अच्छा यार ये मुझसे बहुत, ये अच्छा खासा पे कर सकते हैं, ये मुझे अच्छी फी दे सकते हैं, तो वो डॉक्टर उससे ज्यादा फी मांगेगा। तो ये क्या है, जिस बंदे की जितनी एबिलिटी और विलिंगनेस है वो आप कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, आप जिस बंदे की जितनी विलिंगनेस एंड एबिलिटी है वो आप कैप्चर कर रहे हो, दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सही है। वासिल, तुम क्या लिख रहे हो इतना? तुम अपनी कोई कॉलेज ऐप तो नहीं लिख रहे साथ साथ? तुम्हारा मुझे पता नहीं है, हाँ, नहीं मैम, बताओ, नहीं। तुम्हारे तो म्यूट हो। हाँ, नहीं मैम, नहीं लिख रहा कुछ और। वो वही ओके लिख ओके, रहा प्राइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं जब शॉल्स वगैरह लेने जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे वो कहते हैं कि आप जो है ना अगर 2 शॉल्स लेंगे तो हम आपको जो है मतलब ये दोनों शॉल्स में आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये बल्क बाइंग में, ठीक है, जो हम बल्क में कोई चीज लेते हैं वो हमें कहता है डिस्काउंट आप ले लो। और मेरी दोस्त है, उसने एक शॉल ली, उसको जो है ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं कंपेरेटिवली, और मुझे कम देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है विच इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये जो है वो मतलब यानी कि काफी हमें रियल लाइफ में नजर भी आती है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें ये होता है कि आपने जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे एज हो गई, लोकेशन हो गया, टाइम ऑफ यूज हो गया। इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं,
इन सारे स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल पीआईए वाले जो ओवर 60 हैं उनको जो है वो ओल्ड एज डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मदर के साथ जा रही हूँ तो मुझे फुल टिकट देनी पड़ रही है और मेरी अम्मी को जो है वो कोई 30-40% डिस्काउंट हो रहा है। सही है, तो ये क्या है, उसी सीट पे यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे अम्मी बैठी है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी सारे ओवर 60 हैं हमने उनको 30-40% डिस्काउंट देना है। सही है, उसी तरीके से लोकेशन के जो सारे कमर्शियल एरियाज वाले हैं उनसे हमने जो है ज्यादा जो है वो लेनी है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेने हैं, हमने चार्ज करने। जो रेजिडेंशियल एरियाज वाले हैं उनसे हमने बिल कम चार्ज करने। सही हो गया। फिर पी कार्स, ऑफ पी कार्स। अच्छा, अब तो पता नहीं ये नहीं होता, लेकिन जो है क्योंकि अब व्हाट्सएप वगैरह आ गई है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है जब हम तुम लोगों की एज में थे, लेवल में, अब इस तरह, तो उस टाइम पे तो व्हाट्सएप की कॉल्स होती ही नहीं थी, बल्कि व्हाट्सएप की कॉल नहीं होती थी उस टाइम पे। यस, तो उस टाइम पे वारिद और मोबिलिंक और यूफोन ये सब ना अपने पैकेजेस दिया करते थे कि अगर आप रात को फोन पे अगर जो है बात कर रहे हो तो कम चार्जेस पड़ेंगे, और सुबह अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो ज्यादा चार्जेस पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह क्या है पीक आवर्स हैं और रात को क्या है ऑफ पीक आवर्स हैं। तो उनको पता है कि अच्छा यार रात को जो है वो क्या है इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो हम उनको फेवर करते हैं ताकि हम लोगों को उनको भी हम कैप्चर करें। ठीक है, जो हमारी तरह जागेंगे कि अच्छा यार रात को ही बात करते हैं, अभी तो पूरा हमारा कार्ड खत्म हो गया है, क्रेडिट खत्म हो गया है। ठीक है, तो लेकिन सुबह वो आपसे क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई फोन करना है, जैसे अभी मैंने फोन करना है, तो मैं ये तो नहीं वेट करूंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ऑफिस का काम है, तो मैं ये तो नहीं वेट करूंगी कि यार रात हो जाएगी, रात को कम पैसे चार्ज होंगे तो मैं फिर अपने बॉस को फोन करूंगी कि अब मैं आपको फोन कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच वी कांट डू। सो ये आपकी सारी क्या है एग्जाम्पल्स हैं ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स यही है, मैं बता चुकी हूं तुम लोगों को। स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया, पीक एंड ऑफ पीक प्राइसिंग हो गई, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग भी। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जो है यही आप अगर एक प्रोडक्ट लो, जैसे कि यू नो माय सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर पोस्टेड, जैसे हसन तुम केपी में हो, तुम्हें पता होगा, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर पोस्टेड इन केपी, तो व्हेन आई गो टू देम तो वहां पे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं, लेकिन कम प्राइसेस में मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल एक तरह से, क्यों, क्योंकि उनको पता है अच्छा इस्लामाबाद में जो है वो हम इनसे ज्यादा इन इलास्टिक भी डिमांड है, प्लस उनकी विलिंगनेस टू पे भी जरा ज्यादा है, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत रहते हैं, तो वो कैप्चर करते हैं हमारा सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, तो यहाँ पे ज्यादा आपको देना पड़ रहा है, और वही प्रोडक्ट आपको जो है अगर दूसरे एरियाज में मिल रहे तो वो कम जो है आपको चार्ज वो करते हैं। ठीक है, शॉल्स इज द बेस्ट एग्जांपल कि यही शॉल्स जब हम इस्लामाबाद से लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसमें मतलब यानी कि इट्स 50,000 60,000, और वही हम जब जाएंगे केपी में तो ये बड़ी मतलब यानी कि जो है वो आराम से हमें 10 to 15,000 में मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं चाहूंगी कि तुम लोग मुझे जरा खुद बताओ कि यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है इसकी कोई एडवांटेज नजर आ रही है? क्या एडवांटेज है बाजिल? बाजिल का है? And for the firm, there's like a advantage of knowledge तो उनको होना चाहिए. So that way, when they're pricing according to consumers, क्या कहते हैं, demand, their price elasticity, if they have a higher elasticity demand, they can charge them higher prices because they know they will pay them. They know that for other like consumers, like just a cinema wale, they will give you student discounts because they know that something like a cinema ticket might be a luxury that's not affordable to the average student. So they would give them a हो गया, discount so they can purchase it. So that knowledge can be सही really है। useful for them when making profit. ठीक है, तो मैं काफी सारी एडवांटेजेस एक साथ क्लब करती हैं, तो हम इनको थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। एक तो इसकी सोशल यूटिलिटी है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स की इसने एग्जांपल दी कि फॉर सम स्टूडेंट्स जो सिनेमा की टिकट्स है इट माइट बी अ लग्जरी, राइट, तो इसकी एक सोशल यूटिलिटी है। या आप जो है वो ओल्ड एज लोगों को, स्टूडेंट्स को आप एक डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो इसकी एक सोशल यूटिलिटी है। वर्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी, ओल्ड एज भी, तो आप उनको एक तरह से प्रोटेक्शन ही दे रहे हो ना, सो देयर इज अ सोशल यूटिलिटी टू इट।
फिर इसको हम, एक और चीज होती है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी कर रहे हो। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होती है कि जो वापडा है ना, वापडा की ऑपरेशनल कॉस्ट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज अ लॉट। सही है। वापडा क्या करता है कि अपनी इस ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए जो कमर्शियल एरियाज हैं उनसे वो ज्यादा चार्ज करवे, और एक तरह से रेजिडेंशियल एरियाज वालों को सब्सिडी दे रहे हैं, उनसे कम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। सो इसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन है कि दोस दैट ग्रुप विच कैन नॉट पे सो मच, उनसे वो कम चार्ज कर रहे हैं। इन दैट ग्रुप जिसका पूरा एक बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, उनसे वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। सो सब्सिडी किसको मिल रही है हसन? सब्सिडी किसको मिल रही है? सब्सिडी उन्हें मिल रही है, क्या नाम है, रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियली। ठीक हो गया। सो ये जो है आपके, और हम देख लेते हैं इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, सोशल यूटिलिटी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है आप जो है क्या कर रहे हो, एक तरह से रिसोर्स एलोकेशन भी आपकी इंप्रूव हो रही है। यू आर केटरिंग टू दोज पीपल हु आर विलिंग टू पे। ठीक है। तो आप अपने रिसोर्सेज उनकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। सही है। सो देयर इज एन इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? जरा इसके अगर डिसएडवांटेजेस करो वो, तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या नजर आ रही हैं? क्या डिसएडवांटेज है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए? चलो अभी हाँ बताओ। Mr. encourages black markets to come forth because of the price discrimination. तो जैसे ticket prices, sorry, tickets अक्सर like concert tickets resell होती हैं black market में. हम्म बहुत ज़्यादा आपको monitor करना पड़ता है cost को to identify consumer groups. So you need higher administration because of that. There's also हम्म exploitation of consumers who have inelastic demands. से adults वगैरह होते हैं, so you charge them higher prices, which brings like equity concerns. बिल्कुल गुड। उसने सारी बता दी हैं। ठीक है। एक तो ये कि इक्विटी कंसर्न है सबसे पहले, कि भाई है तो डिस्क्रिमिनेशन ही ना। सही है। आप मतलब जो है फाइन, मे बी आई कैन पे मोर, बट व्हाई आर यू आस्किंग मी टू पे मोर? ठीक है। ये तो इक्विटी कंसर्न है। एंड मे बी मतलब यानी कि जो है वो एक एक स्मॉल बिजनेस है, तो आप उसको ज्यादा उससे चार्ज करवा रहे हो, राइट? तो इसमें इक्विटी कंसर्न्स आप यानी कि उसको चार्ज ज्यादा कर रहे हो। एक एक कमर्शियल एरिया में स्मॉल बिजनेस भी तो बैठा होता है ना। ठीक है। तो वो आपके इसमें बिल्कुल इक्विटी कंसर्न्स आ गए। फिर ये कि ब्लैक मार्केट इसमें आप इंकरेज कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी। ठीक है। इसमें आपकी ब्लैक मार्केट कैसे इंकरेज हो रही है कि आपने जो है वो, अच्छा इसमें फिर ये है कि ये वाली परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रिवेंशन टू रीसेल नहीं है। सो अगर प्रिवेंशन टू रीसेल नहीं हो रही और आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या अराइज हो जाएंगी? ब्लैक मार्केट्स अराइज हो जाएंगी। यही कॉन्सर्ट टिकट्स, जैसे कोल्ड प्ले की हमें पता है कि वो कॉन्सर्ट टिकट्स किस तरीके से जो है वो ब्लैक में बिकी थी, राइट? तो आपकी वो ब्लैक मार्केट जो है वो इंकरेज होगी। थर्ड इसका जो है वो डिसएडवांटेज, आपने अगर ये लगाया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये उसी से ही हमारे आ जाते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ रीसेल के। इसमें बड़ी आपको, आप चाह रहे हो कि यार इसकी रीसेल ना हो, या ये आइडेंटिफाई करना कि इस सेगमेंट की इलास्टिक डिमांड है, इस सेगमेंट की इनइलास्टिक डिमांड है। इवन दिस आइडेंटिफिकेशन इंटेल्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है। आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी बड़ी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। ये मार्केट रिसर्च वगैरह जो होती है ना, ये इसमें बड़े पैसे लगते हैं फर्म्स के। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? नो क्वेश्चंस? चलो हम जो है नया टॉपिक करते हैं, और वो है कंटेस्टेबल मार्केट्स। हम एक दफा ओलिगोपोली कर लें तो फिर मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह कंटेस्टेबल मार्केट्स करवाऊंगी। अभी हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स करते हैं। मैम आप एक सो दफा डिसएडवांटेजेस दिखा देती हैं? हाँ हाँ, मैं दिखा देती हूँ बिल्कुल। ये लो जी। मैम मैंने बस स्क्रीनशॉट ही लेना था। अच्छा चलो ठीक है।
So now let's talk about another topic which is different objectives of firms, because अभी हमने एक बात की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है, और हमने कहा कि यार हर फर्म जो है वो ट्राई करेगी कि उसका जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही बात की। हसन ये बताओ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है? यस मैम, परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट? नहीं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? किस पॉइंट पे अराइज होता है? व्हेन MR इज इक्वल टू AR। खुदा का खौफ करो, एमआर को एआर से इक्वल कर दिया। नहीं, एक मिनट, सॉरी, हाँ, MC इज इक्वल टू MR। यही कहना था बाजिल तुमने? ठीक है, सो वेयर एम आर इक्वल्स टू MC, ठीक है, ये आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अच्छा, हमारे जो है ना, जो रियल वर्ल्ड में ये होता है कि एक आपका होता है प्रिंसिपल, एक आपका होता है एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से ये मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसमें पूरे पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और एजेंट को समझना। रियल वर्ल्ड में एक आपका होता है प्रिंसिपल, बिजनेसेस में एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। वासिल क्या लगता है, प्रिंसिपल कौन होता है? वासिल से पूछ रही हूँ। मैम जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। हाँ, प्रिंसिपल कौन मैम होगा? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं बतानी, प्रिंसिपल कौन है बस ये बताना है। मैम जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी और जो आपके गुड, हाँ, एक्सटर्नल जो होते हैं बंदे बेसिकली। एक्सटर्नल नहीं होते, बस शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज द वन जो आपका शेयर होल्डर है, प्रिंसिपल इज द वन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, राइट? सो इफ आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस और यू गाइस हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, तो तुम लोगों को क्या दिल चाहेगा कि तुम लोगों को उसके रिटर्न में क्या मिले? क्या चाहिए तुम लोगों को? है बिजनेस में पैसे क्यों इन्वेस्ट कर लिए तुम लोगों ने? ये पता ही नहीं है तो फिर ना करना भाई कभी। रिटर्न्स, फॉर प्रॉफिट। रिटर्न्स, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। मैं पैसा इसीलिए इन्वेस्ट किया है मैंने कि भाई जो इस बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है उससे मुझे भी शेयर मिले, ठीक है। और वो शेयर क्या होता है? वो डिविडेंड होता है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है ना, वैसे तो तुम लोग के हालात से लग रहा है कि प्लीज मत लेना तुम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फौजी फर्टिलाइजर्स के तुम लोगों ने शेयर्स लिए हुए हैं, सही है। अब फौजी फर्टिलाइजर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा उसका शेयर का वो क्या करेंगे, वो तुम लोगों को उसका थोड़ा सा हिस्सा देंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो जो आपको रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलता है उसको आप कहते हो डिविडेंड्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तरह से आई एम एन ओनर ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। अब ये ना हो कि भाई कल तुम लोग जो है ना वो फौजी फर्टिलाइजर्स पहुंच जाओ कि हम इसके ओनर हैं, ठीक है, कि हमने इसमें 10 रुपए जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकली वी आर ओनर्स ऑफ बिजनेसेस जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा है, उससे वो आपका बिजनेस चल रहा है। तो अब जो है उसमें क्या होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने उसमें जो है पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरी वजह से कि भाई वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या जो है उसकी वजह से मैनेजर्स ना खुश हैं या जो भी है, ठीक है, मैं कहूंगी कि यार मुझे तो आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो। एज अ प्रिंसिपल दिस इज व्हाट आई वांट, आई वुड ऑलवेज वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, जो सारी अभी मैंने कहानी बताई कि एक एक शेयर होल्डर इस तरह से सोचता है, और ट्रेडिशनल क्या इन रियलिटी भी ऐसे ही सोचता है। मगर जो रियलिटी है, ठीक है, इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, ठीक है। इस रियलिटी के बड़ी लेयर्स हैं। एक सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं होता, मैं ही नहीं हूं जिसकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स इस बिजनेस को चला रहे हैं, उस बिजनेस जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ उसको जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, ये डिसकंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये मैनेजर कर रहा है। मैनेजर जब ये काम कर रहे हैं तो ये जो मैनेजर्स वगैरह हैं ये क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। अब
इस सारी वजह से आपकी ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम अराइज होती है। एक प्रिंसिपल अलग चीज चाह रहा होता है, एजेंट अलग चीज चाह रहा होता है। एज अ मैनेजर, अगर तुम लोग किसी फर्म के मैनेजर हो, तुम लोग कहोगे हमें आप जो है अच्छी गाड़ी दें, हमें पेट्रोल कार्ड दें, हमें आप गार्ड दें, हमें आप घर दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम लोग एज मैनेजर्स, यू गाइज वुड वांट ऑल ऑफ दिस, राइट। तुम लोगों को अगर ये एज मैनेजर्स ये सारी चीजें मिलेंगी तो मेरा तो प्रॉफिट कम होगा ना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तुम लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं, गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, गार्ड मिल रहे हैं एज मैनेजर्स, तो मैं एज अ शेयर होल्डर मैं तो तंग पड़ूंगी। मैं कहूंगी कि यार इनकी सारी इनकी जो है, ठीक है ना, फंड की वजह से मेरा जो है वो प्रॉफिट कम हो रहा है मेरी, क्योंकि टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये आपके प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल और एजेंट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि प्रिंसिपल वुड वांट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट एजेंट वुड वांट अदर सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एजेंट वुड वांट टू परस्यू अदर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, फिर एजेंट सिर्फ इसलिए नहीं ये ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करवा क्योंकि उसको जो है वो अपनी पार्टी करनी है, फन करनी है, ऑल्सो बिकॉज उसने डिफरेंट लेयर्स उसने वो देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा यार, अगर हमने एक मार्केट में एंटर होना है, ठीक है, हमने चाइना की मार्केट में एंटर होना है, हम इतनी ज्यादा प्राइसेस लेके नहीं एंटर हो सकते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो आपको हाईएस्ट प्राइस रखनी होती है, ठीक है, तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। सो हम ये जो कहानी सारी मैंने तुम लोगों को बताई, इट्स फॉर द रीजन कि ये बुक्स वगैरह में बड़ा छोटा छोटा सा लिखा होता है, तुम लोग भी बस जल्दी से पढ़ लेते हो कि हाँ ये प्रिंसिपल और एजेंट लिखा हुआ है और बस। लेकिन फिर जब एग्जाम में आता है तो ना तुम लोग को प्रिंसिपल याद होता है ना एजेंट याद होता है। सो आई होप कि अब तुम लोगों को ये बड़े अच्छे से याद रहेगा। अब हम जरा जो है आगे बढ़ते हैं और मैं नोट्स खोलती हूँ, ठीक है। सो ये जो है ना हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स होते हैं। एक आपका ट्रेडिशनल थ्योरी होती है, एक मैनेजरियल थ्योरी होती है, एक बिहेवियरल थ्योरी होती है। क्वेश्चन अराइजेस कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्या है। ट्रेडिशनल थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक तो ये कि फर्म्स दे आर अनएबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। क्यों भाई? एम आर इक्वल्स टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एमसी पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। असल में तो हम लाखों में गुड्स बनाते हैं, हजारों में गुड्स बनाते हैं। हम ये एडिशनल यूनिट कैसे देखेंगे कि इस एडिशनल यूनिट पे हमें इतना रेवेन्यू मिल रहा है, इस एडिशनल यूनिट में हमें इतनी कॉस्ट मिल रही है। ये इम्पॉसिबल, बड़ा इम्पॉसिबल से काम है इसको कैलकुलेट करना, राइट। सो आप यू आर अनएबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बिकॉज यू नो द कैलकुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट। Then second इसकी क्या रीजन है? At times they don't want to aim for profit maximization because of principal agent problem. एजेंट कुछ और चाह रहे हैं। एजेंट कह रहे हैं नहीं यार, हम बैठे हुए हैं इस फर्म में, हमें पता है कि ये शेयर होल्डर्स प्रॉफिट का रो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि असल में क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो वो डिफरेंट थेरीज फॉलो करते हैं। एक जो है वो क्या करते हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होती है? किसी को पता है कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है? हमने ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में पढ़ा था। आवर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज जीरो। एमआर इज व्हाट? जीरो। जब एमआर जीरो होती है तो टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होता है। हम चाह रहे हैं कि यार हम जितनी हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, उससे से ज्यादा हमें रेवेन्यू मिले। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इलास्टिक डिमांड की मैं प्राइसेस को कम कर रही हूँ, इन इलास्टिक डिमांड की मैं प्राइसेस को ज्यादा कर रही हूँ, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, ठीक है। तो एक तो इस तरह से कि पैसा ज्यादा फर्म हमारी जनरेट कर रही है, और एज अ मैनेजर मेरी सीवी स्ट्रांग हो रही है। मैं अपनी सीवी में लिख सकती हूँ कि मैंने इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया फॉर जी फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एमआर जीरो है। एमआर जीरो है तो एआर तक प्राइस होती है ना, प्राइस इक्वल्स टू एआर। तो हमारा अगर ये मैनेजरियल थ्योरी में हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को जो है फॉलो कर रहे हैं तो हमारी ये प्राइस होगी। और अगर हसन हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो है फॉलो कर रहे हैं तो तब क्या प्राइस होगी? वो पॉइंट पे जब एमसी एम आर पी ए वाले पॉइंट पे। यस, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप क्वांटिटी भी कम बेचते हो, ठीक है, प्राइसेस भी ज्यादा चार्ज करते हो। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में प्राइसेस कम है और क्वांटिटी ज्यादा है। बना लो ये डायग्राम, अपने हाथों से बनाओ तो याद रहेगा।
वरना भूल जाएगा है थोड़े से जब लास्ट मिनट्स रह जाते हैं फिर तो तुम लोग कहते हो कि बस अब हम ये मूवी चल रही है चलने दो। हसन बना लो भाई। तुम तो जो है परेशान होकर सदके में ही आ गए हो। सकते में। बना रहा हूँ मैम। ओके ओके। इसका पिक सेशन करना होगा कि नहीं? नहीं नहीं वैसे ही अपने खुद बना लो। या कर दो सेंड, में देखती हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम सही बना रहे हो क्या नहीं। भेज दो भेज दो। जो भी बना रहे देख के बना लो, लेकिन भेज दो। मैम ये वाला ग्राफ मैनेजेरियल थ्योरी के लिए है या ट्रेडिशनल? मैनेजीरियल थ्योरी के लिए, लेकिन हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद ट्रेडिशनल। मिनाइल की क्या तुमने क्यू नॉट में मैक्स लिख दी है? गलत है बिल्कुल। मैं करती हूँ ठीक इसमें। वो ट्रेडिशनल थ्योरी फॉलो हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और से देखो क्या किया। अच्छा किया ना, बनवा ली है वो तुम लोगों की तो वाकई मूवी स्टार्ट हो जाती है एंड मिनट तक। मैडम बात करती बोलती रहे हम जरा जो है ना। ये मैंने भेज दिया भाई। ठीक। चाहिए थोड़ी सी गड़बड़ की है, मैं इसको ठीक कर रही हूँ। पीए इतना ऊपर, जहां तक एवरेज रेवेन्यू है उधर तक हमारा पीए है ये। ठीक है। यस बिल्कुल मुसफिरा, बिल्कुल यही है।
चलो, वासिल तुमने नहीं बनाया? वासिल, नहीं बाजिल, मैम, क्यों? ये मतलब आपने तो ऑप्शन दी थी ना मैम। नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन तो नहीं मैंने दी थी। वही तो, तुम क्या लगे हुए मैंने हो? अभी तक इतनी तुम काम जो है वो डेडिकेशन से, इतनी इकोनॉमिक्स तो तुम कर नहीं सकते हो, या कुछ और ही चल रहा है तुम्हारा साथ साथ? ठीक है। नहीं बाजिल, बिल्कुल गलत है। यहां से उन्हें ये, देखो मैक्स जहां पे जीरो है, ठीक है, सेंड कर दिया तुम्हें। ये क्या नाम है रिदा, तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली प्राइस ही तुमने गलत कर दिया है। ये मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्राइस तुम लोगों ने। मैं भी तुम लोगों को बताती हूँ क्या गड़बड़ की हुई है ज्यादा ने। लेबल का तो नहीं गलती थी तुम्हारा तो, बाजिल, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इतने ही दूर जा रहे हैं, यहां से तो नहीं स्टार्ट होता। चलो, मुझे समझ आ गई है कि ये इसमें भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आई। अभी हाँ, तुमने भी नहीं बनाया। भेजो ना बना के, ताकि मैं देखूं, क्योंकि समझ आ रही है मुझे कि, देखो बच्चों, यहाँ पे अब मैं तुम लोगों के सामने खुद बना रही हूँ, ठीक है। नाउ नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट विद यू गाइस, ताकि तुम लोगों को पता चले। और उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को भगा रही हूँ, ताकि मुझे लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया तुम लोगों का है आज। मैम मैंने भेज दिया। आई नहीं है अभी तक। देखो बच्चों, इसको पता है कैसे करना था? यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर मैं मैनेजर हूं और मैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को फॉलो कर रही हूं, तो मैं कहाँ पे प्रोड्यूस करूंगी? मैं वहां पे प्रोड्यूस करूंगी, बाजिल गौर से देख लो, मैं वहां पे प्रोड्यूस करूंगी जहां पे मेरी एमआर जीरो है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आई विल बी प्रोड्यूसिंग हेयर। और प्राइस, क्योंकि ए आर इक्वल्स टू प्राइस, तो मैं ये सीधी लाइन यहां तक लेके जाऊंगी। और ये मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, और ये मेरी क्वांटिटी है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की। अब अगर इसको हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कंपेयर करें, तो वो कहाँ पे है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है जहां पे एमसी इक्वल्स टू एम आर होता है। एमसी इक्वल्स टू एम आर यहाँ पे है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन मैं ये प्राइस, ये चार्ज बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तो प्राइस चार्ज करूंगी भाई जहां पे मेरा एवरेज रेवेन्यू, जहां पे मेरा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो मैं यहां तक लाइन लेके जाऊंगी और ये प्राइस चार्ज करूंगी, ठीक है। समझ आई? सो यहां पे अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली प्राइस हायर है, क्वांटिटी भी उसकी कम है। क्लियर हो गया? कल इंशाल्लाह हम लोग ये, अच्छा कल तो नहीं, मंडे को, चलो एक एक और कर लेते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना?
बल्कि तीन ही है, ये खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। सो एक हमारा दूसरा क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है, मैं तुम लोगों के साथ बनाती हूँ। सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज कि यू वांट टू पेनिट्रेट द मार्केट एंड यू आर सेइंग कि यार अभी हम लोग जो है अपनी कॉस्ट को कम से कम रखते हैं, हमारा बस ये है कि इतना हम कर लें कि हमारी एवरेज कॉस्ट पूरी हो जाए, हमें इतना रेवेन्यू मिले कि हमारी जो है वो कॉस्ट पूरी हो जाए। यानी कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज वेयर योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सबसे कम कॉस्ट होती है, ठीक है। यहां पे हमारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहां पे होगी, जहां पे ठीक है, ये मेरे से गलत ग्राफ बना है, क्यों, क्योंकि मेरा ये कर्व इसमें पास थ्रू, तो यहां पे जो ये प्राइस चार्ज हो रही है, दिस प्राइस, ठीक है। ये क्या शो कर रही है, ये हमारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन शो कर रही है, सही है। दिस शोज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मैम ये मैनेजेरियल थ्योरी का ही पार्ट है। मैनेजेरियल थ्योरी में ही है, बिल्कुल। और इसमें जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में डिफरेंस है। अगर मैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फॉलो कर रही हूं ना, तो मेरी तो प्राइस यहां पे, यहां से स्टार्ट होगा, ये जो ब्लू से मैं मार्क कर रही हूं, जहां पे मेरा MR 0 है, ठीक है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि मैं ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस कर रही हूँ कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बेचूं इस कंट्री में या इस मार्केट में, मेरी एक दफा मार्केट प्रेजेंस बन जाए, ठीक है। क्लियर हो गई। सो यहां पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन में हमारी आउटपुट पे फोकस होता है, ठीक है। प्राइसेस हम कम से कम रखते हैं, लोएस्ट प्राइस आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन में ही होती है। क्लियर है यहां तक, ये मुझे बना के दिखाओ जरा। वैसे इसमें एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू होगी। यस, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है वासन। ठीक है राया, बिल्कुल सही है। क्योंकि शाहिर तुम्हारा ये ग्राफ गलत बना है एवरेज कॉस्ट का, इसी वजह से तुम्हारी जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की क्वांटिटी आ रही है, इट इज लेस देन दैट ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जबकि ये ज्यादा होनी चाहिए। तुमने एवरेज कॉस्ट का जो कर्व बनाना है, तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट कर्व का, इट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वरना ये तुम लोगों की डायग्राम में गड़बड़ होगी। सबसे अच्छी रिदा की बनी है, गुड। बिल्कुल सही है। वली की भी ठीक है, मैं रिदा की भी तुम लोगों के साथ ना शेयर करूंगी। सही है, मुसफिरा की भी ठीक है।
ठीक है मिनाहिल, गुड। ठीक है बाजिल, लेबल करो प्राइस क्वांटिटी, वरना सही है। गुड, वासिल की ठीक बनी है, लेबलिंग नहीं की, बस प्राइस एंड क्वांटिटी की, वरना बिल्कुल सही है। वासिल और रिदा की सबसे ज्यादा ठीक है। और सब कोई रह तो नहीं गया? ठीक है। सो ये हमारा था सेल्स मैक्सिमाइजेशन में। वासिल और रिदा का भेज देती हूँ ताकि जो है जिनकी गलत हुई है वो एक दफा देख लें। मैम एक सवाल था। हम्म, पूछो अगर पूछो पूछो। हम इस सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन की प्राइस से नीचे प्राइस करें तो दैट इज प्रेडेटोरी प्राइसिंग, राइट? वो आपकी होती है कि आप अपने एवरेज कॉस्ट से भी कम प्राइस रखो, ठीक है ना, कि आपकी तो वो, हाँ, वो प्रेडेटरी प्राइसिंग है, बिल्कुल ठीक है। कि आप अपने, आप जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनको आप निकालने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम योर मार्केट, ठीक है, लाइक अ प्रेडेटर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, या अनदर ऑब्जेक्टिव। और वो आपका होता है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट कहती है कि यार हमने सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करना है। और सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है? इसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी भी कहते हैं, जहां पे आप जो है आप एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, यानी कि यू आर वर्किंग नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यू आर वर्किंग फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये तुम लोगों का एमआर है, ये तुम लोगों की भाई एआर है। एवरेज रेवेन्यू हमने लास्ट क्लासेस में देखा है कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू डिमांड, तो मैं इसके साथ डिमांड लिख देती हूँ। बहुत दफा अब हम पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लाई, तो हम यहाँ पे सप्लाई लिख देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, आप क्या करोगे, सिंपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी, आप वो वाला जो है आउटपुट प्रोड्यूस करोगे और प्राइस रखोगे। गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं यार, थोड़ा मतलब यानी कि थिंक अबाउट द सोसाइटी एज अ होल, थोड़ा आप जो है सीएसआर की तरफ जाओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाओ, और आप वहां पे जो है प्राइसेस रखो जितनी डिमांड है और जहां पे जितनी सप्लाई है, यानी कि जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो आप जो है उधर प्राइसेस उतनी चार्ज करो। सो वो हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन प्राइस होती है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ। ये हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी भी होती है, मैं इसको इसलिए यहाँ पे, अभी तो तुम लोगों ने एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं की है, इंशाल्लाह आगे जाकर हम एफिशिएंसी वाला जब चैप्टर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, विद दिस शोज एलोकेटिव एफिशिएंसी इन द मार्केट, ठीक है। अब द थिंग इज कि ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूरा पूरा नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, स्पेशली इम्परफेक्ट मार्केट्स जो है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं होती। हाउएवर, अगर आजकल हर फर्म, ठीक है, सीएसआर को फॉलो करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे एट टाइम्स आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को जो है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट रख लेते हो, यानी कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन रख देते हो, नॉट फुली बट टू सम एक्सटेंट, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज, मैं तुम लोगों को सारे इवेल्युएशन के पॉइंट्स बता रही हूं, उसी तरीके से जो ये वाला है ना सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये भी इम्परफेक्ट मार्केट्स उसको फॉलो करती हैं जब व्हेन दे वांट टू पेनिट्रेट द मार्केट, यस।
एंड ऑल्सो व्हेन द मार्केट्स आर कंटेस्टेबल, जो हम करेंगे इंशाल्लाह, व्हेन द मार्केट्स आर कंटेस्टेबल, तो वो बहुत हाई प्राइसेस नहीं रख सकती हैं, क्योंकि इसमें कंटेस्टेबल मार्केट्स, अभी हम आगे देखेंगे कि वो कोई भी आके आपकी मार्केट में एंटर हो सकता है और आपके प्रॉफिट्स को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकते हैं, तो आप अपने प्रॉफिट्स को जो है कम से कम रखते हो, ठीक है। सो व्हेन द मार्केट्स आर कंटेस्टेबल, इवन देन दिस स्ट्रेटेजी इज फॉलोड, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? मैम आप ये वाला ग्राफ दोबारा समझा देंगी? कौन सा? गवर्नमेंट ये वाला? ऑब्जेक्टिव जी। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव में हम कहां पे प्राइस चार्ज करेंगे? जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। एक तरह से आप परफेक्ट कंपटीशन वाली प्राइस को चार्ज करोगे। परफेक्ट कंपटीशन वही, यही प्राइस चार्ज करती है ना, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो आप अगर परफेक्ट कंपटीशन वाली प्राइस को चार्ज कर रहे हो, तो आप सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हो, अगर आप PA और QA क्वांटिटी बेच रहे हो। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट्स परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे नहीं चलती हैं। हाउएवर कभी कभी टू फॉलो आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और ये सारे बज़वर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ बिग फर्म्स, तो कभी कभी दे ट्राई टू कीप द प्राइसेस क्लोजर टू द प्राइस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब समझ आई बात की? और असल में मैं तुम लोगों को बताऊं, रियलिटी में भी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ये मैकेनिज्म है, ये फॉलो किया जाता है। अभी हम जो है इन आवर मिनिस्ट्री हम कुछ वी आर गिविंग समथिंग टू द स्टूडेंट्स, और उसमें कोई एक फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है पाकिस्तान की, तो वो जो है उसमें बड़ी ज्यादा डोनेशंस कर रही है, और वो उनसे जब मैं बात करती हूँ उसके मैनेजर वगैरह से, तो वो एक प्रॉपर मैनेजर है जो CSR के मतलब विंग को देखता है, उसका है ही कुछ इस तरह डेजिग्नेशन ही है, मैनेजर CSR, ठीक है। तो वो आप जो है ना इसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे यू विल ट्राई टू कीप प्राइसेस ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लो, ठीक है। तो ये भी एक आप अपनी स्ट्रेटेजीज जो ये बनाते हैं आजकल इन रियल वर्ल्ड, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो पहले भाई मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है वो मुझे सॉल्व करके दे दो, ठीक है। तो साथ फिर मैं ये भी दे दूंगी, तुम लोगों को भेज देती हूँ ताकि मैं भूलू ना और तुम लोग भी ना भूलो। वीकेंड, ओवर द वीकेंड दोनों सॉल्व कर दो तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। 40 मिनट्स तो लगते हैं यार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सही है ना। बादल तो ऐसा सर हिलाया कि हाँ फौरन मुझे आंसर कर देगा। कर दोगे? पहला वाला किया भाई? हाँ, तो फिर इतना यानी कि जो है सर हिलाने का फायदा, वो पहला वाला तो करो, इंडिफरेंस कर्व्स वाला। मैम वो वाला तो किया च- हुआ है, वो पहला होमवर्क। पहला किया हुआ है? ओके ओके, बस सही है, ठीक है। वो मैंने अभी चेक नहीं किया ना, मैंने दो तीन बच्चों का तो चेक करके भेज दिया, तुम लोगों का भी चेक करके मैं भेजती हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, आई विल इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे, ठीक है। और हम फिर वहां अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ओलिगोपोली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाँ। अल्लाह हाफिज।